हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। और आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी तुम काफी अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि गॉड और डेविल बिगिनिंग से ही एग्जिस्ट करते हैं और हिस्ट्री में ऐसे काफी सारे रीजंस हैं जहाँ इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। लेकिन हमारी किस्मत कभी भी चेंज नहीं हुई, हमारी फाइट हमेशा चलती रही। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गॉड और डेविल की फाइट में काफी ज्यादा गॉड और डेविल दोनों ही मारे गए। फिर कुछ टाइम बाद गॉड और डेविल दोनों ही सीज फायर के लिए एग्री हो गए और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था जब वो दोनों एक दूसरे से एग्री हुए। फिर हम देखते हैं कि हीरो और विलन्स के बीच में पीस एग्रीमेंट हो जाता है और इसी तरह सदियों से चलती हुई वॉर फाइनली एंड हो गई। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग विलन्स ह्यूमंस पर अटैक स्टॉप करने के लिए एग्री हो गए, साथ ही अपना नेशन बनाया और मानव जाति के साथ कोऑपरेट करा। साथ ही इस नेशन का नाम नेरेरुका रिपब्लिक रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसके साथ हम एक लेडी को देखते हैं जो ये न्यूज देखने के बाद रोते हुए कह रही होती है, ये पीस एग्रीमेंट सब कुछ बकवास है, हमें उन सभी को मार देना चाहिए, उन मॉन्स्टर ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। तो इस लेडी की बेटी कह रही होती है, मॉम प्लीज मत रो। साथ ही मनी मन कह रही होती है, गॉड आप देख रहे हैं ना, ये मॉन्स्टर रियल में ह्यूमंस की तरह दिख रहे हैं। और इसके साथ हमें न्यूज में काफी सारी चीजें दिखाई जाती है कि नेरेरुका के प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ पीस पर यूएन में स्पीच देंगे। साथ ही ये भी जो डेविल्स हैं वो ह्यूमंस को काफी सपोर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इन सभी के अगेंस्ट पब्लिक क्रिटिसिज्म धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और एज ऑफ पीस में वर्ल्ड सेटल हो गया और इसके साथ धीरे धीरे सभी लोग हीरोज और विलेंस वर्ड का मीनिंग ही भूल गए। साथ ही हर कोई नॉर्मल लाइफ जीते हुए पास्ट को भूलकर आगे बढ़ गए। इसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक गली में काफी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने एक ह्यूमन को मार दिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद उस मॉन्स्टर को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, तो वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे हमारा हीरो खड़ा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और हमारा हीरो फाइट कर रहे होते हैं और हीरो उसे काफी जोरदार पंच मारता है। इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गुआनजी हान होता है और साथ ही वो कह रहा होता है, मैं बेस्ट बनना चाहता था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं स्टडी कर रहा था या गेम खेल रहा था, मैं किसी में भी अच्छा नहीं था। पर हर लोग यही कहते हैं हर कोई किसी टैलेंट के साथ पैदा होता है, तो आखिर मेरे पास कोई टैलेंट क्यों नहीं है। खैर बात ये नहीं है कि मैं इनमें से किसी में भी अच्छा नहीं हूँ, पर एटलीस्ट कोई एक चीज तो होती जिसमें मैं बेस्ट बन पाता, लेकिन मैं बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हूँ यार, कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था जिसमें मैं अच्छा हूँ। तो हान इतना सब सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है और तभी उसके सामने दो काफी अजीब लोग आ जाते हैं और इसमें से एक मोटी लेडी कह रही होती है, मैं तुम्हारे अंदर से एक स्पेशल ऑरा निकलता हुआ फील कर सकती हूँ, क्या हम तुम्हारा कुछ टाइम ले सकते हैं। तो ये सुनकर हान कह रहा होता है, क्या स्पेशल ऑरा। फिर वो लेडी कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में ये समझ नहीं आया। साथ ही वो दूसरा मोटा आदमी कह रहा होता है, हमने तुमसे ये पूछा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो हान कह रहा होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर वो मोटा आदमी कह रहा होता है, ये हमें एक ऑकवर्ड स्पेशल पोजीशन में डाल देता है और अगर तुम इस दुनिया की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें हमें पे करना ही होगा। इसके बाद वो मोटी लेडी कह रही होती है, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो हम तुमसे पैसे मांग रहे हैं। साथ ही वो मोटा आदमी कह रहा होता है, इससे पहले कि हम तुम्हें बुरी तरह से मारे तुम हमें चुपचाप पैसे दे दो। तो हान कह रहा होता है, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो मोटा पर्सन कह रहा होता है, ठीक है ब्रो, तुम्हारे पास जितना है तुम हमें उतना ही दे दो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे, लेकिन फिर मैं भी तुम्हें इस दुनिया का आधा सच ही बताऊंगा। तो ये सुनकर वो मोटी लेडी कह रही होती है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें याद है ना हम प्रॉफिट शेयर करते हैं। फिर वो मोटा पर्सन कह रहा होता है, क्या तुमने सुना नहीं, उसने कहा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तो इसी का फायदा उठाकर हान चुपचाप वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों हान को देख लेते हैं। फिर वो मोटा पर्सन हान को पकड़ लेता है। साथ ही वो मोटी लेडी हान पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम शैतान बच्चे, हमारे फेथ का टेस्ट लेने के बाद
भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो हान कह रहा होते सॉरी मुझे माफ कर दो। फिर वो मोटा पर्सन कह रहा होता है तुम चुप हो जाओ, अगर तुम हमें चुपचाप पैसे दे देते तो ऐसा नहीं होता। अब तुम पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहने के बाद वो हान को एक काफी जोर का थप्पड़ मारता है। फिर जैसे ही दोबारा उसे मारने वाला होता है तो हान काफी घबराते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे मारना बंद करो। और इतना कहने के बाद वो अपनी आंख बंद करके उस मोटे पर्सन को पंच मारता है और इस पंच से वो मोटा आदमी उड़ता हुआ एक वॉल में जाकर टकरा जाता है। तो ये देखकर वो लेडी काफी हैरान हो जाती है। फिर हान भी जैसी अपनी आंखें खोलता है तो वो भी उस मोटे आदमी को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे अभी ये क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटी लेडी हान को पंच मारने के लिए आगे आ रही होती है। तो हान भी काफी जोश में आकर उस लेडी को एक जोरदार पंच मार देता है और ये लेडी भी उड़ते हुए काफी दूर जाकर एक वॉल में टकरा जाती है। तो ये देखने के बाद हान काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कहीं ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सडनली मुझे अपना हिडन टैलेंट मिल गया है, ऐसा कुछ जिससे मैं बेस्ट बन सकता हूँ। अरे अब तो मजा आ गया, मैं एक फाइटर बन गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हान अपने फ्रेंड के साथ होता है। साथ ही वो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है मुझे मेरा टैलेंट मिल गया है और अब फाइनली मैं किसी चीज में बेस्ट बन सकता हूँ। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है अच्छा तो तुम स्ट्रांग बन गए हो। फिर हान कह रहा होता है एग्जैक्टली मेरे पास एक स्ट्रांग पंच है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है इसके साथ तुम किसी चीज में बेस्ट कैसे बनोगे? फिर हान कह रहा होता है मुझे बस यही फिगर आउट करना है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है चलो ठीक है तो इसका पता लगाते हैं। एक कोरियन हाई स्कूल में एक 3rd ईयर का स्टूडेंट अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज सिर्फ 2 तरीकों से कर सकता है और उनमें से है एक एथलीट। अगर तुम में एथलीट एबिलिटी है तो तुम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी फिटनेस लेवल को मैनेज करने या एक प्रोफेशनल कोच को हायर करने के लिए काफी पैसा लगेगा। और हम अगर किसी अनपॉपुलर गेम के लिए किसी से तुम्हें स्पॉन्सर करवाना और यहाँ तक कि किसी भी टूर्नामेंट में पार्ट लेना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। खैर अगर तुम्हारा दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो तुम एक सोल्जर, पुलिसमैन या एक फायरमैन की तरह ग्रेड 9 सिविल सर्वेंट बन सकते हो। इस प्रोफेशन के लोग नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और सभी को जस्टिस दिलाते हैं और इसके अलावा तुम्हें शायद ही कभी जॉब से फायर किया जाएगा। इसलिए ये एक ऐसी जॉब है जो सिक्योर फ्यूचर की गारंटी देती है। लेकिन 4.4 से 1 के कंपटीशन रेशियो के साथ हर साल 10,000 कोरियन मिलिट्री एकेडमी के एप्लीकेंट होते हैं और इस बार उनका कहना ये भी है कि इस साल ग्रेड 9 सिविल सर्वेंट की जॉब के लिए लगभग 160,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप बताओ क्या तुम्हारी फैमिली रिच है? फिर हान कह रहा होता है नहीं है। तो हान का फ्रेंड कह रहा होता है क्या तुम हाई जीपीए हो? फिर हान कह रहा होता है नहीं हूँ। तो हान का फ्रेंड कह रहा होता है तो तुम दोनों में ही फेल हो। और ऐसे काफी और लोग भी हैं जिनके पास टैलेंट है, लेकिन यहाँ तक कि टैलेंट को भी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, पर ऑब्वियसली तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बस तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो। अरे रुको, वैसे एक चीज है जो तुम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें हार्ड स्टडी या पैसे की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बोन ब्रेकर गैंग दिखाई जाती है जो अपने बॉस डूसिक गुआ को अपना सर नीचे करते हुए ग्रेट कर रहे होते हैं। और इसके साथ डूसिक अपनी गैंग में एक पर्सन को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? तो डूसिक के साथ खड़ा हुआ एक पर्सन कह रहा होता है सर वो गैंग मेंबर बनने के लिए भीख मांग रहा था, इसलिए मैं उसे अंदर ले आया। और उसने ये भी कहा कि वो गैंगस्टर की दुनिया में सबसे बेस्ट बनना चाहता है। फिर ये सुनने के बाद डूसिक कह रहा होता है अच्छा तो ऐसा है, तो क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? हम इस दुनिया में जो हमसे कुछ भी फालतू बोलता है हम उसे मार देते हैं, साथ ही सारे गलत काम करते हैं और यहाँ हर तरह की बकवास गंदगी करनी पड़ती है। और अगर तुम भी गैंगस्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें भी ये सब करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में ये गैंग होता है उस बिल्डिंग के बाहर 2 डिटेक्टिव होते हैं। साथ ही एक डिटेक्टिव कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हम ये करवाएंगे? हम काफी टाइम से बोन ब्रेकर गैंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा डिटेक्टिव कह रहा होता है हम रीजन इन्वेस्टिगेशन को पूरा मजा लेने नहीं दे सकते हैं, हमें तो बस डूसिक को पकड़ना है। फिर वो पहला डिटेक्टिव कह रहा होता है डिटेक्टिव पार्क इसे मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने डूसिक और उसकी पूरी गैंग को काफी बुरी तरह से मारा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर हम हान को देखते हैं। फिर हान थोड़ा आगे जाने के बाद एक बेंच पर बैठ जाता है और कह रहा होता है मैं घर आ गया। तो हान के इतना कहते ही हम देखते हैं कि उस झाड़ियों से होजिन हान बाहर आता है और कह रहा होता है मेरा बेबी वापस आ गया, तुम पक्का मेरे ब्यूटीफुल फेस देखने के लिए मरे जा रहे होगे। खैर अब तुम चाहो तो मेरे गुड लुक को देखकर मजा ले सकते हो। अरे क्या हुआ, तुम्हारा फेस लटका हुआ क्यों है?
मुझे बताओ स्वीट बॉय, तुम्हें परेशान क्या कर रहा है। तो हान कह रहा होता है मुझे स्कूल के बाद की क्लासेस में भेज दो। फिर होजिन हंसते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद की क्लास में भेजने का रिस्क ले सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में ये अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं एक बेवकूफ हूँ, तुम मुझसे वो मांगो जो मैं तुम्हें दिला सकूं। और इतना कहने के बाद होजिन दो लड़कियों को देखकर कह रहा होता है लेडीज आखिर तुम कहाँ जा रही हो? तो वो लड़कियां भी होजिन को देखते हुए कह रही होती है वाह ये कितना ज्यादा हॉट है। फिर होजिन कह रहा होता है हाँ मैं काफी ज्यादा हॉट हूँ। इसके बाद होजुन हान को देखते हुए कह रहा होता है लेकिन मेरे सन को सडनली इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमने कहा था ना कि तुम अपने सर्टेन फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो और मुझे लगता है कि ये स्टडी नहीं है। और वैसे क्या तुमने अपना टैलेंट ढूंढना छोड़ दिया है? तो हान कह रहा होता है किसी ने कहा कि अगर मैं अपने टैलेंट के बेस पर जीना चाहता हूँ तो मुझे क्वालिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन हम तो बेवकूफ हैं और हम किसी भी चीज के लिए क्वालिफाइड होने का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर होजुन कह रहा होता है क्या ये क्रिटिसिज्म मेरे लिए था? तो हान कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर होजुन कह रहा होता है बेटा क्या तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है? तो हान कह रहा होता है मुझे पसंद नहीं है। फिर होजुन कह रहा होता है अगर ऐसा है तो स्टडी मत करो और जहाँ तक टैलेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात है वो तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी है ना? तो हान कह रहा होता है ऐसा मेरे फ्रेंड ने कहा। फिर होजिन कह रहा होता है क्या मैंने कहा इसे हटा दो? मेरा मतलब ये था कि ये कितनी बढ़िया एडवाइस है। बेटा टैलेंट एक काफी ग्रेट चीज है और यही सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो किसी को मिल सकता है। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने गुड लुक्स की वजह से बम्स की दुनिया में नंबर 1 पर हूँ। खैर इसमें जेलस होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और उन्हें देखकर होजिन वापस झाड़ियों में छुप जाता है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही प्लेस है? फिर दूसरा पर्सन कह रहा होता है हाँ मुझे पूरा यकीन है। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि वो पर्सन मेरे पैसे लेकर भाग गया और एक बार जब वो आदमी मुझे मिल जाएगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हान वहाँ से उठते हुए कह रहा होता है ठीक है डैड अब मैं जा रहा हूँ और आप पकड़े मत जाना। तो होजिन हान को एक पैम्पलेट देते हुए कह रहा होता है 1 मिनट रुको। फिर वो पैम्पलेट देखकर हान कह रहा होता है आप अपना गार्बेज खुद फेंको। तो हान कह रहा होता है ये ट्रैश नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। तो हान कह रहा होता है क्या एक प्रेजेंट? फिर होजिन कह रहा होता है तुम वहाँ जाओ, मुझे यकीन है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे स्ट्रेंथ के पोटेंशियल को पहचानेंगे। तो हान कह रहा होता है आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं स्ट्रांग हूँ? फिर होजिन कह रहा होता है ये एक सीक्रेट है। इसके बाद हान जैसे उस पैम्पलेट को देखता है तो इस पैम्पलेट में एक जगह पर लिखा होता है कि तुम्हें डिग्री और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और इसके साथ हम देखते हैं कि ये पैम्पलेट हीरोज रिक्रूटिंग के लिए होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान उस पैम्पलेट में लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और जैसे वो इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डियोंग एन भी पहुंच गया होता है और एन ये प्लेट देखते हुए कह रहा होता है तो अच्छा ये प्लेस यहाँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एन भी उस बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और जैसे वो लिफ्ट के अंदर जाता है तो अंदर काफी सारी भीड़ होती है। फिर जैसे थोड़ी देर बाद लिफ्ट के अंदर से सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो एन कह रहा होता है अब जाकर शांति मिली, ये लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। खैर वैसे आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जो कंपनी एक्सपीरियंस या डिग्री की परवाह नहीं करती है वो लीगल तो हो नहीं सकती है। मेरे पेरेंट्स मेरे 30 साल होने के बाद ही मुझ पर जॉब के लिए काफी प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन एकमात्र प्लेस यही है जहाँ पर मैं अपना इंटरव्यू दे सकता हूँ। खैर देखा जाए तो ये हीरोज ये कंपनी का काफी बेकार नाम है। चलो छोड़ो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। तो इतना कहने के बाद वो अपनी नाक साफ कर रहा होता है और तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है तो उसे देखकर वो काफी घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं क्या ये अंदर है? मुझे तो लगा कि सब लोग उतर गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एन और वो लड़की दोनों एक ही फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और एन उसे देखते हुए कह रहा होता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं वो मुझे क्रिप्स तो समझ नहीं रही होगी। तो एन इतना सब सोच रहा होता है और तभी तानी किम एन को आवाज लगाते हुए कह रही थी मिस्टर देयांग एन। तो एन हाँ कहता है। फिर तानी आगे कह रही होती है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं हीरो से तानी किम हूँ, तुम्हारा नाम देयोंग एन है ना? तो एन तांग को देखते हुए कह रहा होता है हाँ ये मेरा ही नाम है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो कौन है? वो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, वैसे वो इन ईयर्स के साथ एक वुल्फ लग रही है। इसके बाद तानी सडनली एन के पास आकर कह रही होती है तुम यहाँ सच में आई काफी फैसिनेटिंग है। तो एन मन ही मन कह रहा होता है यार वो मेरे काफी क्लोज है। इसके बाद तानी आगे कह रही होती है 12 सालों से यहाँ कोई भी एप्लीकेंट नहीं आया और इससे मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। तो ये सुनकर एन मन ही मन कह रहा होता है हाँ वैसे भी ऐसी जगह कौन ही आना चाहेगा। 1 मिनट रुको, क्या इसका मतलब ये है
कि मेरे पास एक फ्री पास है। इसके बाद तानी हान को देखते हुए कह रही होती है, लेकिन आज हमारे पास 2 एप्लीकेंट है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। और हाँ, अब तुम भी उसके पास जाकर वेट कर सकते हो, मैं कुछ देर में वापस आती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एन हान को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या इसे भी इतने सारे दिन में से आज ही आना था? मैंने तो सोचा कि एक इंटर्नशिप के लिए एक इंटरव्यू होगा, वैसे ये तो हाई स्कूल का स्टूडेंट है, आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? तो काफी देर तक एन के हान को देखने के बाद भी अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। तो ये देखकर एन मन ही मन कह रहा होता है, क्या इसने मुझे इग्नोर कर दिया? तो इतना सोचने के बाद एन भी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, डैम इट, ये आजकल के बच्चे काफी ज्यादा रूड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हान एन से कह रहा होता है, हेलो, मेरा नाम ग्वांची हान है, मैं भी तुम्हारी तरह इंटरव्यू के लिए आया हूँ और तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। तो एन कह रहा होता है, हाँ मुझे भी, और साथ ही मन कह रहा होता है, खैर मुझे लगता है कि फाइनली वो इतना रूड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि तानी बाहर आकर कह रही होती है, प्लीज तुम दोनों अंदर आ जाओ। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो दोनों अंदर तानी और हुआरेंग के सामने बैठे होते हैं और एन तानी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो एक इंटरव्यूअर भी है? क्या इस कंपनी में कम स्टाफ है या कोई और बात है? और इसके साथ एन हुआरेंग को भी देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो आदमी भी एक इंटरव्यूअर है? खैर उसकी आईलाइट्स का जो टैटू है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद तानी कह रही होती है, मिस्टर हेन हाकुन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब थी? तो एन कह रहा होता है, हाँ मैं फुल टाइम पोजीशन ढूंढने में काफी बिजी था। फिर तानी कह रही होती है, तुम्हें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कब मिला? तो एन कह रहा होता है, ये मुझे स्कूल डेज में ही मिल गया था। फिर तानी कह रही थी, वाओ, तुम्हारे पास ताइक्वांडो बेल्ट है और तुम्हारे पास तो 2.0 कॉलेज जीपीए भी है, इसका मतलब तो यह है कि तुम सेकंड प्लेस पर थे, ये तो काफी क्लोज है। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस तुमने इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो ये सुनकर एन मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो मेरा मजाक उड़ा रही है? इसके बाद तानी हान से कह रही होती है, मिस्टर ग्वांची हान, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो तानी के इतना कहते ही हुआरेंग कह रहा होता है, ये कितना बोरिंग है, तुम्हारे क्वेश्चन काफी ज्यादा बोरिंग है, चलो देखते हैं कि तुम दोनों एक्चुअल में कितना मैटर करते हो। चलो बताओ, तुम दोनों में से फाइट में अच्छा कौन है? तो हान कह रहा होता है, मैं फाइट में काफी अच्छा हूँ। तो ये सुनकर एन काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है? तो हान की बात सुनने के बाद हुआरेंग कह रहा होता है, तुम लोग प्लीज यहीं बैठे रहो। और इतना कहने के बाद हुआरेंग के पीछे तान भी वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तान हुआरेंग से कह रही होती है, मास्टर रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर हुआरेंग कह रहा होता है, क्यों नहीं? उसने कहा कि वो फाइट में अच्छा है। तो तानी कह रही होती है, मास्टर आप मजाक कर रहे हैं ना? हेडक्वार्टर के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप एप्लीकेंट्स को 12 अलग अलग फिजिकल और मेंटल टेस्ट देना जरूरी होता है ताकि उन्हें जॉब के लिए क्वालिफाइड माना जा सके। वैसे मैं जानती हूँ कि आपके अपने प्लान हैं, लेकिन आप उन्हें इस तरह से पास नहीं दे सकते हैं, हेडक्वार्टर इसे अप्रूव नहीं करेगा। फिर हुआरेंग कह रहा होता है, तानी तुम सही कह रही हो। तो तानी कह रही होती है, ऑफ कोर्स मैं सही हूँ। फिर हुआरेंग कह रहा होता है, इस बारे में क्या ख्याल है? तो तानी कह रही होती है, किस बारे में? तो तानी के इतना कहते ही हुआरेंग तानी को येलो क्राफ्टन कार्ड दे देता है और साथ ही कह रहा होता है, ये येलो क्राफ्टन कार्ड कैसे रहेगा? मैं पूरी रात सेमिनार मटेरियल तैयार करते हुए काफी थक गया हूँ, इसलिए मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। तो तानी कह रही होती है, लेकिन हेडक्वार्टर रेगुलेशन का क्या होगा? फिर हुआरेंग कह रहा होता है, ये बस येलो मिशन है, वो दोनों ये कर लेंगे। तो तानी कह रही होती है, क्या? आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर हुआरेंग कह रहा होता है, वो लोग पास हो गए हैं, इसलिए अब से वो हीरोज हैं और वो अगर इस येलो ग्रेड मिशन को संभाल लेते हैं तो हेडक्वार्टर के पास मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी। तो तानी चिल्लाते हुए कह रही होती है, मजाक करना बंद करो, ये काफी ज्यादा सीरियस भी हो सकता है, उन्हें इस तरह से पास कर देना काफी नहीं है। आप उन्हें येलो ग्रेड मिशन में भेजना चाहते हैं, ये उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। फिर हुआरेंग कह रहा होता है, तो क्या हुआ, क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? तो तानी कह रही होती है, नहीं मास्टर, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना ही मेरा काम है। फिर हुआरेंग कह रहा होता है, अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो पुंग पुंग से बात करो। तो तानी कह रही होती है, एक्सक्यूज मी मास्टर। फिर हुआरेंग कह रहा होता है, वो हर चीज का ख्याल रख लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एन और हन पुंग पुंग के साथ होते हैं और एन कह रहा होता है, क्या हमें विलन्स को डिफीट करना है? तो पुंग पुंग कह रहा होता है, हाँ अब से तुम हीरोज हो, इसलिए तुम्हें विलन्स को डिफीट करना होगा। फिर एन कह रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो क्योंकि हम इंटर्न्स हैं इसलिए हमें तुरंत ही सो कॉल्ड विलन्स को डिफीट करना होगा। तो पुंग पुंग कह रहा होता है, हाँ ऐसे ही है। फिर एन कह रहा होता है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम लोग एथलीट स्किल वाले लोगों की तलाश में हो, लेकिन तुम्हें कोई डिग्री या एक्सपीरियंस की परवाह नहीं है। और इस टैटू वाले पर्सन ने जो हमसे क्वेश्चन पूछे
इससे सब कुछ क्लियर हो गया है कि तुम भाड़े के गुंडे हो, तो इसलिए अब मैं क्विट कर रहा हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना ज्यादा डेस्परेट हूँ। मैं अपनी लाइफ में ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करूँगा। फिर पुंग पुंग कह रहा होता है कल तुम कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी एनुअल सैलरी 32 मिलियन वॉन है, इंक्लूडिंग टैक्स और इंश्योरेंस, प्लस तुम्हें परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। अब बताओ क्या तुम इन टर्म्स में एग्री हो? तो ये सुनने के बाद एन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स मुझे ये सब मंजूर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों इक्विपमेंट रूम में आ जाते हैं और एन कह रहा होता है आखिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पुंग पुंग कह रहा होता है मुझे तुम दोनों को सूट देना है। फिर एन कह रहा होता है क्या सूट? तो क्या हमें फिजिकल लेबर के लिए फुल बॉडी सूट मिलने वाला है? तो पुंग पुंग उन दोनों को सूट देते हुए कह रहा होता है तुम दोनों इन्हें पहन लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ये सूट पहन लेते हैं और साथ ही एन कह रहा होता है ये तो टीवी पर देखी गई फोर्स रेंजर यूनिफॉर्म जैसा दिख रहा है, क्या ये सच में एक वर्क सूट है? फिर पुंग पुंग कह रहा होता है अच्छा इसकी फिटिंग कैसी है? तो हान कह रहा होता है मुझे लगता है कि बेल्ट मिसिंग है। फिर पुंग पुंग कह रहा होता है वो जो ब्लैक सूट है उसका बेल्ट हमने खो दिया है, इसलिए तुम्हें वो बांधना पड़ेगा। वैसे ये कुछ 2001 की मॉडल लेजर गन है और अगर तुम इसका यूज करो तो थोड़ा केयरफुल होकर करना क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो एन वो गन पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या ये कोई टॉय नहीं है? फिर पुंग पुंग कह रहा होता है नहीं ये कोई टॉय नहीं है और हाँ यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक मार्ट है, वहाँ जाकर तुम इसकी बैटरियाँ खरीद लो और इसमें प्लग इन कर लेना। वैसे तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इस बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं और एन कह रहा होता है हम उनके लिए काम करने वाले हैं, इसलिए क्या एटलीस्ट उन्हें ये बताना नहीं चाहिए था कि हमें जाना कहाँ पर है? तो एन के इतना कहते ही एन के फोन में एक मैसेज आता है और एन वो मैसेज देखते हुए कह रहा होता है अरे ये तो कंपनी से है, ये लोग तो ऐसे टेक्स्ट कर रहे हैं जैसे कि ये स्कैमर हो। क्या ये तो अनबिलीवेबल है, क्या वो सच में हमसे ये करने की उम्मीद कर रहे हैं? वो लोग चाहते हैं कि हम एक खतरनाक विलन से फाइट करें। वैसे हान क्या तुम्हें भी कोई टेक्स्ट आया? तो हान कह रहा होता है मेरा फोन बस वाईफाई के साथ काम करता है। फिर एन कह रहा होता है चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए, शायद लोकेशन पर जाकर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। और इसी के साथ एन टेक्स्ट में जीपीओ को देखते हुए कह रहा होता है अरे ये तो जीपीओ है, मैं रिसेंटली उसे देख रहा हूँ, वो सच में काफी ज्यादा मजेदार है और इसके एटलीस्ट 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। एक मिनट रुको, क्या वो लोग चाहते हैं कि हम जीपीओ को डिफीट करें? चलो देखते हैं कि ये नरुमी लेक पार कितनी दूर है। और इतना कहने के बाद एन जैसी गूगल में उस पार की लोकेशन देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा दूर है। हे हान क्या तुमने कुछ कैश कैरी किया है? तो हान कह रहा होता है नहीं मेरे पास कैश नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टैक्सी में होते हैं और उस टैक्सी का ड्राइवर कह रहा होता है अरे तुम दोनों ने तो काफी अच्छी कॉस्ट्यूम पहनी है, क्या तुम दोनों किसी डांस टीम में हो? तो एन कह रहा होता है हाँ हम एक डांस टीम में हैं। खैर अब मैं इस चीज के लिए काफी बड़ा हो चुका हूँ। फिर हान एन से कह रहा होता है अरे अब तुम रो मत। तो एन कह रहा होता है नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, और वैसे क्या तुम इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं एक 30 साल का लड़का हूँ और जीने के लिए ऐसा कर रहा हूँ? फिर हान कह रहा होता है नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो एन कह रहा होता है ठीक है तो मुझसे सॉरी कहो। अच्छा जरा खुद को देखो, तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और तुम्हें अभी स्टडी करनी चाहिए थी, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हान कह रहा होता है मुझे जहाँ तक जाना है स्टडी मुझे वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएगी। तो एन कह रहा होता है आखिर तुम्हें कहाँ जाना है? फिर हान कह रहा होता है मुझे बेस्ट बनना है, मुझे सबसे टॉप पर जाना है। तो एन कह रहा होता है क्या टॉप पर? फिर हान कह रहा होता है हाँ मुझे सबसे बेस्ट बनना है। तो एन कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम किसी कंपनी या किसी और चीज के टॉप पर जाना चाहते हो? फिर हान कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट बनूं ताकि सब लोग मेरा नाम जान सके और मेरा मतलब हर किसी से है। और इतना कहने के बाद हान कुछ याद करते हुए अचानक से कांपने लगता है। तो ये देखकर एन मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये सडनली इतना सीरियस क्यों हो गया? इसे देखकर मुझे काफी वियर्ड फीलिंग आ रही है। वैसे क्या इसे सच में ये बिलीव है कि वो इस कंपनी के टॉप पर पहुंचने से फेमस हो जाएगा? वैसे मैं जानता हूँ कि वो अभी भी एक हाई स्कूल में है, लेकिन वो इतना भोला नहीं हो सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नरुमी लेक पार्क दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए होते हैं। और हान एन से कह रहा होता है राइड के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो एन कह रहा होता है अरे इसके बारे में बात भी मत करो, वैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ फेस्टिवल चल रहा होगा,
खैर मुझे बाहर घूमना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इतनी बड़ी प्लेस में आखिर हमें चीपीओ कैसे मिलेगा। और एन के इतना कहने के बाद एन को सुनाई देता है कि उसके पास वाला क्राउड चीपीओ चीपीओ चीयर कर रहा होता है। तो ये सुनने के बाद एन जैसी स्टेज की तरफ देखता है तो उसे स्टेज पर चीपीओ दिखाई देता है और उसे देखते हुए एन कह रहा होता है, लो हमने उसे ढूंढ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का होस्ट कह रहा होता है, नरेर का रिपब्लिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने की 12th एनिवर्सरी के ऑनर में नरेर का रिपब्लिक से हमारे टेडी बियर चीपीओ लेक फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। फिर चीपीओ कह रहा होता है, आप सभी मुझे देखने आए, इसके लिए आप सभी का थैंक यू। तो पूरा क्राउड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अडोरेबल है चीपीओ, आप हमें काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीपीओ के पास एक छोटी सी बच्ची आती है, जिससे चीपीओ कह रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन पायलट बनोगी। तो वो छोटी बच्ची कह रही होती है, थैंक यू चीपीओ। फिर चीपीओ कह रहा होता है, जब तुम पायलट बन जाओगी तो मुझे देखने के लिए जरूर आना। तो वो बच्ची कह रही होती है, हाँ ठीक है चीपीओ। और इसके साथ हम देखते हैं कि एन और हान भी चीपीओ के साथ पिक्चर क्लिक करवा रहे होते हैं। फिर फोटो क्लिक करवाने के बाद चीपीओ एन से कह रहा होता है, तुम फेस्टिवल परफॉर्मेंस टीम से हो ना, फेस्टिवल के लाइटिंग को एंजॉय करो। तो एन कह रहा होता है, नहीं मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया हूँ, हमने एक्चुअली हीरोज को ज्वाइन किया है और हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम हमसे डिफीट हो जाओगे। फिर चीपीओ काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, सर फाइनली आप यहाँ आ गए, आखिर तुमने इतनी देर क्यों करी? मैं हीरोज का सीक्रेट मैनेजर हूँ, मेरे पास एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो तुम्हें मुझसे लेनी है। तो एन कह रहा होता है, क्या एक आइटम? इसके बाद चीपीओ अपने प्रोड्यूसर से कह रहा होता है, मिस्टर प्रोड्यूसर शो अब खत्म हो गया है तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? फिर प्रोड्यूसर कह रहा होता है, हाँ तुम जा सकते हो, तुमने आज काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद चीपीओ एन से कह रहा होता है, चीपीओ को फॉलो करो। तो एन कह रहा होता है, अच्छा डिफीटिंग एक कोडवर्ड था, खैर इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो दोनों चीपीओ को फॉलो कर रहे होते हैं। साथ ही एन चीपीओ से कह रहा होता है, आखिर तुम हमें कौन सा आइटम देने वाले हो? तो चीपीओ कह रहा होता है, सर अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो आपको मजा नहीं आएगा, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम में तुम्हारे जरूर काम आएगा। और चीपीओ ने इसे छुपा कर रखा है ताकि कोई इसे ढूंढ ना सके। फिर एन कह रहा होता है, चीपीओ क्या तुमने हमेशा से हीरोज की हेल्प की है? तो चीपीओ कह रहा था, हाँ हमेशा से। इसके बाद हम देखते हैं कि चीपीओ उन दोनों को एक सुनसान गली में ले आता है और अंदर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, वहाँ हीरोज है। तो एन कह रहा होता है, क्या? अरे वो तो एक ट्रेस है। फिर चीपीओ एक डस्टबिन के पास आकर कह रहा होता है, हाँ चीपीओ ने इसके अंदर छुपा कर रखा है और किसी को भी कभी भी पता नहीं चलेगा। तो एन कह रहा होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास हमारे लिए क्या है। तो एन के इतना कहते ही चीपीओ एन को एक काफी जोरदार पंच मारता है। तो ये देखकर हान काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और तभी चीपीओ हान का गला पकड़ता है और उसे घुमाते हुए साइड वाली वॉल में पटक देता है और साथ ही कह रहा होता है, ओ माय गॉड तुम लोग काफी ज्यादा हिलेरियस हो, ये सच में एक डस्टबिन है। आगे तुमने क्या सोचा था कि उसके अंदर क्या होगा? वैसे मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना। खैर क्या तुम जानते हो मेरे लिए वेट करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट था, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, मैं ह्यूमंस के सामने खुद को होल्ड रखने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन हीरोज डिफरेंट होते हैं, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होती है। तो चीपीओ इतना सब कह ही रहा होता है और उसकी वजह हान चुपचाप से अपनी गन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चीपीओ ये देख लेता है और हान का हाथ पकड़कर उसकी गन नीचे फेंक देता है। साथ ही कह रहा होता है, तुम इतने फास्ट नहीं हो, वैसे मैं तुम्हें इतनी जल्दी खाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे आर्म्स को खाने से तुम्हें उतना हर्ट नहीं होगा। तो इतना कहने के बाद चीपीओ हान का आर्म खा लेता है। साथ ही कह रहा होता है, अरे वाह ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, अरे क्या तुम बेहोश हो गए? सॉरी लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो चीपीओ इतना कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि हान चीपीओ एक काफी जोरदार पंच मारता है। फिर ये पंच खाने के बाद चीपीओ मन ही मन कह रहा होता है, एक मिनट रुको ये क्या बकवास है। तो इतना सोचने के बाद चीपीओ हान को एक काफी जोरदार पंच मारता है। फिर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारा स्वाद लेने ही जा रहा था, लेकिन मैंने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब मैं तुम्हें पूरा निगल लूंगा। तो इतना कहने के बाद चीपीओ जैसे ही हान को खाने जा ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और हीरो आ जाता है जिसका नाम पुंग यॉन होता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि पुंग अपनी पावर का यूज करते हुए चीपीओ को फ्रीज कर देता है।
तो ये देखकर चेपियो मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ और ये आदमी कौन है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंगयोन चेपियो पर अटैक करता है और चेपियो काफी दूर जाकर छटक जाता है। फिर चेपियो खुद को संभालते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई हीरो हो और आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो। तब पुंग कह रहा होता है, ऑब्वियसली मैं एक हीरो हूँ। फिर ये सुनने के बाद चेपियो मन ही मन कह रहा होता है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम एक हीरो हो, हाँ लेकिन तुम ये बाकी दोनों से काफी डिफरेंट हो। वैसे एक मिनट रुको, तुम्हारा नरेरा रिपब्लिक और ह्यूमंस के बीच जो पीस एग्रीमेंट हुआ था, क्या तुम उसके बारे में भूल गए हो। तो पुंग कह रहा होता, क्या पीस, अरे छोड़ो भी, तुमने जो अभी किया उसके बाद तुम ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें अब मारने जा रहा हूँ। तो पुंग के इतना कहते ही चीपियो पुंग के हाथ में बना हुआ एक डिजाइन देखता है और ये देखते ही वो घबराते हुए कह रहा होता है, नहीं लेकिन ये तो वो है। और इतना कहती वो जंप करते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है और वहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। साथ ही मन कह रहा होता है, मैं काफी बड़े डेंजर में हूँ, वो 8 ट्रायग्राम्स ये है, इसलिए अब कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा और अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। तो चेपियो इतना सोचते हुए आगे की ओर भाग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि पुंग सडनली उसके सामने आ जाता है और चेपियो पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर चेपियो कह रहा होता है, प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ, इन दोनों जेंटलमैन ने कहीं से मुझ पर अटैक किया और मुझे सेल्फ डिफेंस में ये करना पड़ा, प्लीज तुम्हें मुझ पर बिलीव करना ही होगा, माइटी हीरो मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो पुंग कह रहा होता है, आखिर तुम सरेंडर क्यों कर रहे हो, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। फिर चेपियो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लेकिन एक विलन की सबमिशन एक्सेप्ट करना और उसे रिफॉर्म करना हीरो का जॉब है, क्या तुम लोग जस्टिस के डिफेंडर्स नहीं हो। तो चेपियो के इतना कहते ही हान लेवल 2 का विंड अटैक एक्टिवेट करता है, फिर चेपियो के ऊपर उससे अटैक कर देता है। तो ये सब देखते हुए एन कह रहा होता है, आखिर इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या वो एक हीरो है। और इसके साथ चेपियो भी मन ही मन कह रहा होता है, नहीं मुझे रुकना होगा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये काफी ज्यादा हार्ड है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ हम देखते हैं कि चेपियो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर पुंग कह रहा होता है, अच्छा तो ये हो तुम। फिर चेपियो कह रहा होता है, नॉट बैड हीरो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अब जब मैं अपने फाइनल स्टेज पर आ गया हूँ तो किसी के पास भी मेरे अगेंस्ट कोई चांस नहीं होगा। अरे 1 मिनट रुको, ये क्या हुआ, आखिर मेरा साइड किसने फाड़ा, मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा है, क्या ये उस सैगी हेयर वाले लड़के के पंच से हुआ है, ये तो इम्पॉसिबल है। खैर छोड़ो, इस छोटे से स्क्रैच से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मैं पहले के कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और जब तक मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट में हूँ तब तक तुम्हारे यहाँ से जिंदा निकलने का कोई चांस नहीं है। मैं ग्रेट चेपियो तुम्हें हेल में लेकर जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तो चेपियो इतना कहने के बाद जैसे पुंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो पुंग तभी अपने लेवल 6 के विंड अटैक से चेपियो पर अटैक करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तानिया भी आ गई होती है और वो अपने इक्विपमेंट से हान को हील करते हुए कह रही होती है, इसके वाइटल्स काफी ज्यादा लो है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जिंदा रहेगा और इसने अपना जो आर्म खोया है वो भी रीजनरेटेड प्रोसेस में है। वैसे अभी तक तो ये इतने ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से मर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी सरवाइव कर रहा है। तो ये सुनने के बाद पुंग हान का वो पावरफुल पंच याद करने के बाद तानिया से कह रहा होता है, तानिया के आसपास कोई और क्राफ्ट है। तो तानिया कह रही होती है, नहीं, चेपियो ही आज का रजिस्टर्ड एकमात्र पर्सन था। फिर पुंग कह रहा होता है, अच्छा सिर्फ वही था। फिर तानिया कह रही थी, अरे रुको मुझे कुछ याद आया, एक और है लेकिन वो यहाँ से थोड़ा दूर है और वो एक ग्रीन गार्ड है, वो 5 घंटे पहले ट्रांसफॉर्म हो गया, साथ ही वो एक सेमी ह्यूमन मॉन्स्टर है, लेकिन ये सेकंड ब्रांच के अधिकार क्षेत्र में है और ये सिर्फ ग्रीन गार्ड है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर आपके बिना वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। फिर पुंग कह रहा होता है, तो ठीक है मैं वहाँ जाकर चेक करके आता हूँ। वैसे इसके आर्म को वापस ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा। तो तानिया कह रही होती है, इसे ग्रो होने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मास्टर आपको वहाँ क्यों जाना है। फिर पुंग कह रहा होता है, वहाँ पर कुछ है जिसे मुझे चेक करना होगा, चलो देखते हैं कि ये न्यू भी जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना है भी या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हान जब जागता है तो वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर हान से कह रहा होता है, अच्छा तुम जाग गए हो, मैं तो सोच रहा था यहाँ एक हीरो अपीयर होगा। खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें देखकर भी काफी ज्यादा खुशी हुई। खैर वैसे तो सबसे पहले मैं उस प्रिक्स को मारना चाहता था जो मुझे ऑफिस में काफी ज्यादा बुली कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे ये रियलाइज हुआ
कि दूसरे से स्ट्रांग होना कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए मैंने कुछ और लोगों को भी मार डाला, ये जानने के लिए कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और यही रीजन है कि मैं एक हीरो से मिलने के लिए वेट कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरे पीछे तुम सो रहे हो, और वो भी इस मैसेज के साथ कि सभी विलन्स को मरना होगा, सिंसियरली एक हीरो। तो इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर हान के ऊपर अटैक कर देता है। तो हान भी जैसे तैसे उसका अटैक डॉज कर लेता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। लास्ट बात जो मुझे याद है कि वो डरावना चीपयू मुझ पर अटैक कर रहा था, साथ ही उसने मेरे हाथ को भी खा लिया था, लेकिन अभी मेरा हाथ वापस आ गया है। तो हान इतना सब सोच रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर दोबारा हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हान उस मॉन्स्टर का ये अटैक भी डॉज कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर कह रहा होता है मिस्टर हीरो, क्या तुम मेरी सोच के बारे में जानते हो? चलो मैं ही बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, तुम रियल में काफी ज्यादा वीक हो। तो इतना कहने के बाद वो मॉन्स्टर हान का फेस पकड़ लेता है। फिर हान भी उस मॉन्स्टर को पंच मार देता है। तो वो मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या बकवास है, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। और इतना कहते ही वो हान का फेस ग्राउंड में पटक देता है। फिर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं एक मजाक हूँ और उन लोगों ने मेरे लिए तुम्हें भेजा है, इसलिए मुझे तुम्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वैसे एक मिनट रुको, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम वीक नहीं हो, बल्कि बात यह है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और इसके साथ हम देखते हैं कि हान की जो बैटरी होती है वो पूरी लो हो गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से पुंग भी आ जाता है और पुंग को वहाँ पर अचानक से देखकर वो मॉन्स्टर घबराते हुए कह रहा होता है अरे बाप रे तुम कौन हो? फिर पुंग कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो बस एक कोइंसिडेंस था। तो मॉन्स्टर पुंग पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ कब आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी इस बच्चे की तरह मरना चाहते हो? फिर पुंग कह रहा होता है अरे वो तैयार हो गया है। तो मॉन्स्टर कह रहा होता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? और इतना कहने के बाद वो जैसे ही हान की तरफ देखता है तो हान के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही होती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि हान की पावर भी थोड़ी इंक्रीज हो गई होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या वो अभी तक जिंदा है? तो चलो ठीक है, मैं इस बार ये मेक श्योर करूंगा कि वो मर जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि हान की पावर और ज्यादा बढ़ रही होती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी तेजी से हान की तरफ आता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है, लेकिन इस पंच से हान को कुछ भी नहीं होता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि हान की पूरी एनर्जी रिचार्ज हो गई होती है। तो हान की पावर पूरी तरह से चार्ज होने के बाद हान उस मॉन्स्टर को एक काफी जोरदार पंच मारता है। साथ ही वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो मॉन्स्टर उड़ता हुआ काफी दूर छटक जाता है। तो ये सब देखकर पुंग भी काफी हैरान लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग हान के पास आता है और कह रहा था वाह हमारे पास इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज भी था। इसके बाद हमें हान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हान अपनी मॉम से कह रहा होता है आप कहाँ जा रही हैं? तो हान की मॉम कह रही होती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है हान, मुझे इसके लिए माफ कर दो, मैं इसे और ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकती हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊंगी, इसलिए मेरा वेट मत करना। इसलिए हम दोनों को ही पार्ट भूल कर एक नई लाइफ की शुरुआत करनी होगी। फिर हान कह रहा होता है नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और साथ ही मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि हान भी जाग जाता है। फिर वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं अभी ऑफिस में हूँ? इसके बाद हम एन को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं क्विट करना चाहता हूँ और अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ तो मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया होता, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब काफी ज्यादा डरावना है। और तो पुंग कह रहा होता है और क्या? फिर एन मन ही मन कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो तुम उन मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा डरावने हो। इसके बाद पुंग कह रहा होता है मुझे तुम्हें कभी बचाना ही नहीं चाहिए था, अगर तुम वहीं मर गए होते तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होता, तुम एक लूजर हो। और इतना कहने के बाद वो इस रूम से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग के पीछे दौड़ते हुए तानिया भी आ जाती है और कह रही होती है मास्टर आप आ गए? तो पुंग कह रहा होता है मैं बस अब जा रहा हूँ। फिर तानिया कह रही होती है ठीक है आज आपने काफी अच्छा काम किया। तो पुंग कह रहा होता है अच्छा सुनो, वो जो ब्लॉन्ड हेयर बच्चा है उसकी मेमोरी इरेज करो और उसे घर वापस भेज दो। फिर तानिया कह रही होती क्या आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पुंग कह रहा होता है वो एक कावड़ है, वैसे तुमने उसका इंटरव्यू लिया था ना? खैर मैं जानता हूँ कि हमें किसी को भी जॉब पर रखने की परमिशन नहीं है, तो तुम इतनी बेकार चीज को हायर कैसे कर सकती हो? आखिर तुम सोच क्या रही थी? तो तानिया कह रही होती है मेरी गलती है मुझे माफ कर दीजिए। फिर पुंग कह रहा होता है वैसे उस स्पाइकी हेयर लड़के का क्या कहना है? तो तानी कह रही होती है उसकी इंजरी काफी ज्यादा सीरियस थी इसलिए मैं उसे देखने गई, लेकिन जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया तो
तो आप जानते हैं कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि वो क्विट नहीं करेगा। तो पुंग कह रहा होता है मैं जानता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दौड़ते हुए पुंग पुंग भी आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है मास्टर ये इमरजेंसी है, मुझे लगता है कि आपको न्यूज देखनी चाहिए। तो पुंग कह रहा होता है आखिर न्यूज में क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज में रिपोर्टर कह रहा होता है मैं भयानक सीन से आप सभी के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कैटर्ड कॉटन और पिंक फर फैला हुआ है और मैं आप सभी को बता दूं कि ये चीपीओ के बॉडी के रिमेन्स हैं। इसके बाद न्यूज में एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है हमारा फ्रेंड चीपीओ जिसने अपनी गुडविल और काइंडनेस से हमारा दिल जीत लिया, लेकिन अट्रोशियस होमिसाइड का शिकार हो गया और पुलिस पॉसिबल सस्पेक्ट की तलाश कर रही है जिनकी किसी से दुश्मनी हो और अब नेरोरा पब्लिक सिटीजन के चीपीओ की ओर से नेक्स्ट ईयर एज ऑफ पीस के लिए 13th एनिवर्सरी होगी। खैर कुछ इंडिविजुअल हिस्ट्री के नेचुरल कोर्स को फॉलो करने से इनकार करते हैं और अपने हेट को रैशनलाइज करने के लिए क्रूअल्टी के एक्ट को कमिट करते हैं और साथ ही क्रिमिनल उस पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसे बनाए रखने के लिए हमने इतने सालों से स्ट्रगल किया है। तो ये न्यूज देखने के बाद तानी कह रही होती है नहीं ये सब गलत है। फिर तानी के इतना कहते ही पुंग तानी को एक जोरदार पंच मारता है लेकिन तानी ये पंच डॉज कर लेती है। फिर पुंग कह रहा होता है आखिर मुझे उसके रिमेज न्यूज पर क्यों दिख रहे हैं। तो तानी कह रही होती है मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआरेंग भी आ जाता है और पुंग से कह रहा होता है तुम्हारा एंगर मैनेजमेंट इशू और बुरा होता जा रहा है। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें न्यूरोसिस की जांच करनी है और तुम जानते ही होगे कि मेरा क्लिनिक कहाँ है। फिर पुंग कह रहा होता है तुमने अभी क्या कहा। तो हुआरेंग कह रहा होता है वैसे कुछ भी गलत होने पर लीडर को जवाब दे ठहराना जाना चाहिए। मैंने सही कहा ना पुंग। फिर पुंग कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये मत बुलाओ और वैसे मुझे ये भी याद है कि मैंने कहा था मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर फिर से तुमने मुझे ये बुलाया तो हुआरेंग कह रहा होता है अरे पुंग तुम काफी स्कैरी हो। अरे सॉरी मैंने तुम्हें फिर से वही बुलाया। तो अब क्या तुम मुझे मारने वाले हो? अगर तुम मार सकते हो तो करके दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कमांडर आ जाता है और कह रहा होता है तुम दोनों चुप हो जाओ। आखिर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर झगड़ने के बजाय ये चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है। तुम दोनों को हीरो होते हुए ये सब करने में शर्म आनी चाहिए। फिर यून कह रहा होता है डायरेक्टर आखिर आप क्या चाहते हैं? फिर डायरेक्टर कह रहा होता है अगर तुमने न्यूज देखी है तो तुम्हें पहले ही ये नोटिस कर लेना चाहिए था। मॉन्स्टर चीपीयू फाइनल स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो गया था तो इंसिडेंट वाली प्लेस पर ट्रांसफॉर्म होने से पहले उसकी बॉडी के रिमेन्स कैसे हो सकते हैं? और जहाँ तक तानी की बात है वो बेस्ट टेक्नीशियन में से एक है और साथ ही मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि वो कोई गलती कर सकती है। और जब से हेडक्वार्टर न्यूज पर पर्दा लगा रहा है तब से ऐसा कोई क्लू नहीं होगा जो हम तक नहीं पहुँचे और गवर्नमेंट कई बार इसका मेंशन करेगी लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं। हम उनकी आइस के आइसोर बन सकते हैं लेकिन वो जानते हैं कि पीस बनाए रखने में हम जरूरी हैं और यहाँ से मैं सब कुछ देखभाल करने की कसम खाता हूँ। तो अब उस सब के बारे में भूल जाओ। फिर पुंग कह रहा होता है बेहतर होगा कि आप सीधा पॉइंट पर आए। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं आए हो। फिर डायरेक्टर तानी से कह रहा होता है आज मैंने हुआरेंग से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। तो तानी कह रही थी क्या एक इंटरेस्टिंग स्टोरी? फिर हुआरेंग कह रहा होता है मैंने सुना है कि वहाँ एक पर्सन है जिसे तुमने अभी अभी ब्रांच में हायर किया है। तो हुआरेंग कह रहा होता है यस सर। तानी और मैंने काफी केयरफुल कन्वर्सेशन करने के बाद उसे पिक किया है। तानी मैंने सही कहा ना? फिर तानी कह रही होती है यस सर आप सही कह रहे हैं। इसके बाद वो डायरेक्टर कह रहा होता है एक न्यूबी जो येलो ग्रेड का सामना करने के बाद भी अभी तक खड़ा है। इस पर्सन के लिए तो मेरा इंटरेस्ट अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और यही रीजन है कि मैं यूचियल यहाँ तक आया हूँ। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुमने उसे वेरिफिकेशन टेस्ट दिए बिना ही काम पर रख लिया है। तो तानी कह रही होती है यस सर हमने ऐसे ही किया है। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है तुम उसके बारे में ज्यादा जानती हो, ये हेडक्वार्टर का रेगुलेशन है इसलिए इसे फॉलो किया जाना चाहिए। तो तानी कह रही होती है सर इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। साथ ही हुआरेंग कह रहा होता है सर हमने उसे इमीडिएटली भेज दिया था। इसके बाद डायरेक्टर कह रहा होता है पुंग क्या तुम्हें इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन है? तो पुंग कह रहा होता है आखिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फिर डायरेक्टर कह रहा होता है ठीक है अगर तुम एग्री हो
तो तुम पर्सनली अब उसे यहाँ से ले जाओगे। तो पुंग कह रहा होता है क्या, पर मैं ही क्यों। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है आफ्टरनून में तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तो पुंग कह रहा होता है तो क्या हुआ, कोई भी उसे यहाँ से ले जा सकता है। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है क्या तुम भूल गए हो, एक न्यूबी को ब्रांच मास्टर के साथ जाना होता है। इससे पता चलता है कि न्यूबी को अपना मास्टर चुनना है। ये फॉर्मर हीरो द्वारा हैंड ओवर किया गया ट्रेडिशन है। साथ ही फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ब्रांच इस ट्रेडिशन को अलाइव रखे हुए हैं और तुम फर्स्ट ब्रांच के मास्टर हो, इसलिए उसे तुम्हारे साथ ही जाना होगा। तो पुंग कह रहा होता है मास्टर द्वारा चुना गया, इसका मतलब यह है कि मैंने उसे पर्सनली हायर किया है। पर यहाँ पे तुम गलत हो, मैंने उसे हायर नहीं किया है। ये तो वो रेड हेयर वाला अजीब पर्सन है जिसने उसे हायर किया है, तो उसे भेजो। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है तुम जानते हो कि हुआरेंग लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकता है, कहीं तुम सभी पेशेंट्स को उसका इंतजार करवा कर मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तो ये सुनकर हुआरेंग कह रहा होता है नहीं पुंग, ऐसा नहीं करेगा। आखिर किस तरह का हीरो ऐसा करना चाहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग के साथ हान उसकी कार में होता है और साथ ही पुंग कह रहा होता है मैं किसी दिन उन सभी को मार डालूंगा। आखिर तुम्हारे पास लाइसेंस क्यों नहीं है, क्योंकि तुम एक यूजलेस नो गुड पर्सन हो जो ब्रीदिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। तो हान कह रहा होता है मैं अभी बस हाई स्कूल में हूँ। फिर पुंग कह रहा होता है अरे तुम चुप रहो। फिर थोड़ी देर बाद हान कह रहा होता है वैसे ये वेरिफिकेशन एग्जाम क्या है। तो पुंग कह रहा होता है उसमें कुछ भी खास नहीं है, वो बस एक टेस्ट है जिसमें तुम्हें काफी दिन लग जाते हैं ये देखने के लिए कि तुम हीरो बनने के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। वैसे इसे एक एग्जाम कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ टाइम की बर्बादी है जिसे तुम जैसा डम भी आसानी से पास कर सकता है। खैर जो एग्जाम के बाद होता है वो काफी ज्यादा मजेदार है और जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। तो हान कह रहा होता है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपने डैड के पास गया होता है और हान के डैड कह रहे होते तुम्हें जॉब तब मिली जब हमारी इकोनॉमी काफी बुरी है। खैर मैं जानता हूँ कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम 3 दिनों तक मेरे ब्यूटीफुल फेस को नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे। तो हान कह रहा होता है डैड आखिर आपकी नोज से ब्लड क्यों आ रहा है। फिर हान के डैड इसका जवाब ना देकर हान से पूछ रहे होते हैं तुम्हारा काम कैसा है, क्या तुम अपने काम में मजे कर रहे हो। और इसके साथ हान के डैड पुंग को देखते हुए कह रहे होते क्या वो तुम्हारा बॉस है। इसके बाद पुंग हान के डैड को देखते हुए कह रहा होता है आखिर वो इतनी अजीब तरीके से मेरी तरफ क्यों देख रहा है। और इसी के साथ हान के डैड भी पुंग को देखते हुए कह रहे होते यार वो कितना ज्यादा डरावना है, वो उसकी आंखें हैं या क्या है। फिर हान अपने डैड से कह रहा होता है डैड चलो मैं चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। तो हान के डैड कह रहे होते हैं ठीक है गुड लक मेरे बेटे। फिर हान कह रहा होता है थैंक यू डैड। इसके बाद हम देखते हैं कि हान और पुंग दोनों कार में बैठे होते हैं और वहाँ से जाते हुए पुंग हान से कह रहा होता है तुम्हारा काम हो गया है तो अब एग्जाम देने चलें। तो हान कह रहा होता है मुझे एक और जगह जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान एन के पास आया होता है और एन हान को देखते हुए कह रहा होता है हे तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो हान एन को देखकर अपना सर नीचे झुकाता है और दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर एन हान को देखते हुए कह रहा होता है यार ये कितना अजीब है। और इसके साथ एन को नीचे रखे हुए कुछ पैसे दिखाई देते हैं, साथ ही उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है टैक्सी का पे करने के लिए थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि हान वापस कार में बैठ गया होता है, साथ ही कह रहा होता है अब मैं तैयार हूँ। फिर पुंग भी एन को मिरर में देखने के बाद वहाँ से आगे की ओर चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हान कह रहा होता है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो पुंग कह रहा होता है अरे चुप हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सेयोगली के पास पहुँच गए होते हैं और सेयोगली इन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। पुंग तुम्हें लास्ट टाइम देखे हुए 12 साल हो गए हैं। फिर पुंग कह रहा होता है मेरे हाथ बंधे हुए थे, नहीं तो भला मैं ऐसी गंदी जगह पर क्यों आऊंगा। तो ली कह रहा होता है एक रिच पहली बार हमारी ब्रांच में आ रहा है। फिर पुंग कह रहा होता है एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह यहाँ लॉक तो नहीं हूँ। तो ली कह रहा होता है ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम अभी भी पहले की तरह ही वल्गर हो। फिर पुंग कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम फाइट करना चाहते हो। तो ली कह रहा होता है जो तुम्हारे साथ आया है क्या ये कोई इंटर्न है। वैसे मैं उस इंटर्न पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ जो फर्स्ट ब्रांच लेकर आई है और वो भी ये हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इसके बाद ली हान से कह रहा होता है मिस्टर हान आखिर तुमने हीरोज को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया। तो हान कह रहा होता है क्योंकि मैं नंबर 1 बनना चाहता हूँ। फिर ली कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ जैसा कि मेरा मानना है किसी फर्स्ट ब्रांच के पर्सन से यही उम्मीद की जा सकती है। तो इतना कहने के बाद ली एक पर्सन से कह रहा होता है उस लड़के को एग्जामिनेशन रूम में लेकर जाओ। तो ली के इतना कहते ही वो पर्सन
हान को अपने साथ लेकर चले जाता है और इसके साथ पुंग भी वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो ली कह रहा होता है अरे एक मिनट रुको तो सही, ये निनकॉन्सर ब्लैक टी 1993 एडिशन है, एक ब्रिटिश क्लासिक। ये एक प्राइसलेस टी है जो कोरिया में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या तुम मेरे साथ इसकी 1 कप टी शेयर करना चाहोगे? तो पुंग कह रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे साथ ग्रास वाटर क्यों पीऊंगा? फिर ली कह रहा होता है मैं जानता था कि तुम ऐसे ही कहोगे और इसलिए मैंने कुछ और भी प्रिपेयर किया है। तो ये सुनने के बाद पुंग कह रहा होता है स्ट्रॉ के बारे में क्या? फिर ली कह रहा होता है वो भी है। फिर पुंग कह रहा होता है किस कलर में? फिर ली कह रहा होता है येलो कलर में है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग ली के साथ बैठकर उस येलो कलर के स्ट्रॉ से ड्रिंक पी रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद ली पुंग से कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा अमेज्ड हूँ कि तुम्हें अभी भी वो स्टफ पसंद है। तो पुंग कह रहा होता है ये ग्रास वाटर से काफी ज्यादा बेहतर है। फिर ली कह रहा होता है पीस ऑफ एज शुरू होने के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वैसे क्या तुम हुआरेंग से मिलते हो? तो पुंग कह रहा होता है अगर तुम दोबारा उसकी बात करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर ली कह रहा होता है अब मैं श्योर हो गया हूँ कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। तो पुंग कह रहा होता है मैं भी सेम यही कहना चाहूंगा। वैसे ये यूजलेस प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट और ह्यूमन एसोसिएशन द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट था। आखिर तुम यहाँ 10 सालों से सड़ते हुए क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इन पूरे बीच के लिए कंडक्ट कर रहे थे? फिर ली कह रहा था आखिर यूजलेस से तुम्हारा क्या मतलब है? जरा तुम अपनी लैंग्वेज देखो, क्या तुम्हें पता है ये प्रोसीजर कितना सीक्रेट है? तो पुंग कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी प्रिक हो। फिर ली कह रहा होता है फर्स्ट ब्रांच को देखने के लिए तुमने एक इंटर्न को हायर किया है, तुम में से किसी ने भी हमसे उसका जिक्र नहीं किया और सीधा तुम इसे यहाँ ले आए। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तो पुंग कह रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ये सब फरविश कर रहा है, तुम देखना मैं एक दिन उसे जरूर मार डालूंगा। फिर ली कह रहा होता है चलो भी तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, तुम जो इंटर्न यहाँ लाए हो तुम्हें वो पसंद आ गया है ना? तो ली कह रहा होता है खैर वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन तो है, साथ ही काफी ज्यादा सस्पिशियस। फिर ली कह रहा होता है क्या सस्पिशियस? तो पुंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है तो ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। फिर ली कह रहा होता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम सारा मजा मिस करने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग रूम से बाहर आते हुए कह रहा होता है फाइनली अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो पुंग के इतना कहती हम देखते हैं कि उसके सामने हान आ जाता है। फिर हान को देखते हुए पुंग कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हान कह रहा होता है उन्होंने मुझसे घर जाने के लिए कहा, वो कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया। फिर पुंग कह रहा होता है क्या तुम फेल हो गए? अरे यार क्या तुम बेसिक टेस्ट भी नहीं दे सकते हो? कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सेम पर्सन आकर कह रहा होता है मास्टर ये प्रॉब्लम है, ये बच्चा कोई भी बेसिक बात नहीं जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग और हान डायरेक्टर के पास आ गए होते हैं और डायरेक्टर पुंग से कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि वो बेसिक भी नहीं जानता है? फिर पुंग हान से कह रहा होता है 6 का 3 टाइम क्या होगा? तो ये सुनकर हान अपने हाथ में काउंटिंग करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा होता है क्या मुझे कैलकुलेट करने के लिए पेंसिल और पेपर मिल सकती है? फिर ये सुनकर पुंग काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है बेवकूफ इसका आंसर 18 होगा। तो हान कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद पुंग कह रहा होता है 6 का 3 गुना कितना होगा? तो पुंग 17 कहता है। फिर पुंग कह रहा होता है 4 का 7 गुना क्या होगा? तो हान 12 कहता है। फिर पुंग कह रहा होता है 2 का 9 गुना कितना होगा? तो हान हाँ कहता है। इसके बाद पुंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे बेवकूफ इन सभी के आंसर 18 होंगे। तो हान कह रहा होता है अरे हाँ 18 ही होंगे। फिर ये सब सुनने के बाद डायरेक्टर कह रहा होता है अरे यार वो मैच की बेसिक बातें भी नहीं जानता है। और साथ ही तानी भी कह रही होती है मुझे लगता है कि मैं भी अब थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि पुंग हान के ऊपर लेवल 2 विंड अटैक कर देता है और हान विंडो से जाकर बाहर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है और तानी डायरेक्टर को कॉफी देते हुए कह रही होती है सर ये लो आपकी कॉफी। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है अब पुंग कैसा है? तो तानी कह रही होती मास्टर फाइनली शांत होने के बाद घर चले गए हैं। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है तानी तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। इन वाइल्ड एनिमल को लाइन में रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो तानी कह रही होती वाइल्ड एक अंडर एस्टिमेट है। फिर डायरेक्टर आगे कह रहा होता है ये न्यू इंटर्न फैसिनेटिंग है ना? तो तानी कह रही होती हाँ उसने मुझे भी
मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, उन्होंने मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात बताई है और अब मुझे पता चल गया है कि हुआरेंग ने उसे चूज क्यों किया है। तो तानी यस सर कह दी है। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है लेकिन एक बात है और इससे मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। तो तानी कह रही होती है सर किस बारे में। फिर डायरेक्टर कह रहा होता है जीपीओ का ग्रेड येलो था, इसलिए कोई मास्टर या कोई हाई पर्सन ऐसा कर सकता है मिशन को अप्रूव करना। तो आखिर वो इंटर्न वहाँ पर कैसे पहुँचा। तो तानी कह रही होती है सर ये मेरी वजह से हुआ, मैंने सोचा कि ये इंटर्न इनफ होगा, लेकिन जीपीओ के क्यूट लुक से मैं बेवकूफ बन गई, इसलिए सर आपको डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो डायरेक्टर कह रहा होता है अच्छा ऐसा है। फिर तानी कह रही होती है लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, वो हमेशा से चुप रहे हैं या सीधा हम पर अटैक किया है, लेकिन इस बार कुछ अलग था, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मुझे लगता है कि उनके तरीके अब बदल गए हैं। तो डायरेक्टर कह रहा होता है मैं वंडर हूँ क्योंकि अगर उनके बारे में कुछ चेंज हो गया है तो इस चेंज के पीछे कोई रीजन जरूर होगा। वैसे मुझे भी लगता है कि हवा का रुख अब बदल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हम एक पर्सन को देखते हैं और वो भी टीवी पर ये न्यूज देख रहा होता है और साथ ही उसके पास में हान और एन की पिक्चर भी होती है जो उन्होंने चीपियों के साथ क्लिक करवाई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एन का हाउस दिखाया जाता है और एन आराम से अपने सोफे में बैठकर टीवी पर एक शो देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके फोन की रिंग बजती है। तो एन जैसी टेबल से अपना फोन उठाता है तो वह देखता है कि ये कॉल उसकी मॉम का है। तो ये देखने के बाद वो अपना फोन उल्टा करके फ्लोर पर रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जियो एन भी आ जाती है और एन को लात मार कर नीचे गिराने के बाद कह रही होती है मैंने तुम्हें इस बार पकड़ लिया, मैंने तुम्हें मॉम की कॉल इग्नोर करते हुए देख लिया है, जिस शो के लिए मॉम का कॉल तुम इग्नोर कर रहे हो वो इसके लायक नहीं है। तो एन कह रहा होता है अच्छा ये मॉम का कॉल था, अरे मुझे पता ही नहीं चला। फिर जियो कह रही होती अब झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें उनकी कॉल इग्नोर करते हुए देख लिया है और वैसे अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो एटलीस्ट उनकी कॉल का आंसर तो दो, वो मुझसे तुम्हारे बारे में बार बार कंप्लेंट करती रहती हैं और अब अगर मैंने दोबारा तुम्हें उनकी कॉल इग्नोर करते हुए देख लिया तो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो एन कह रहा होता है यस मास्टर मैं उनकी कॉल अब दोबारा इग्नोर नहीं करूंगा। तो एन के इतना कहते ही जियो रूम के अंदर चली जाती है और एन कह रहा होता है जब से उसे जॉब मिली है तब से वो काफी ज्यादा घमंडी हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो अपने रूम के अंदर आ गई होती है, साथ ही कह रही होती है आखिर वो बड़ा कब होगा। तो जियो इतना कहने के बाद देखती है कि उसके रूम में रखा हुआ एक बॉक्स खुला होता है। तो ये देखने के बाद जियो अपने रूम से बाहर आती है और इनको एक काफी जोरदार किक मार दी है। वे चिल्लाते हुए कह रहे थे आखिर तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में क्यों गए। तो एन कह रहा होता है तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा रूम क्लियर कर दूं। फिर जियो कह रही होती है मैंने बस क्लीन करने के लिए कहा था और इसी के साथ जियो वो पैम्पलेट दिखाते हुए कह रही होती है तुम मेरी चीजों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुमने ये ओपन किया था। तो एन कह रहा होता है आखिर हीरो इंटर्न क्या है, क्या ये तुम्हारी कंपनी का ब्राउचर है। फिर जियो कह रही होती नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी ने हमें ये बताने के लिए भेजा है कि हमारी कंपनी का नाम इलीगल रूप से यूज किया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो एजुकेशन एज या वर्क एक्सपीरियंस की परवाह नहीं करेगी। तो एन कह रहा होता है इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लेकिन उन्होंने इतने सारे क्यों भेजे हैं। फिर जियो कह रही होती है क्योंकि वो सारा काम अच्छे से करते हैं। इसके बाद जियो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उन्होंने ये मेरे घर भेज दिया, मैं अभी उनकी कंप्लेंट करने जा रही हूँ। और वैसे अब तुम ये मत कहना कि ये देखने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए गए थे। तो एन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, आखिर कौन ऐसी जगह पर जॉब पाने की कोशिश करेगा जो सस्पिशियस हो, और वैसे भी मैं इतना ज्यादा डेस्परेट नहीं हूँ। फिर जियो कह रही होती है मैंने यही सोचा था, अच्छा ठीक है मेरे वापस आने तक घर की सफाई कर लेना। तो एन कह रहा होता है कि आज तुम घर देर से आने वाली हो। फिर जियो कह रही होती आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो एन कह रहा होता है अगर तुम मुझे 10,000 वॉन दोगी तो मैं तुम्हारे डोनेशन को अप्रिशिएट करूंगा। तो जियो इसका कोई भी जवाब ना देकर सीधे वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर एन कह रहा होता है मैं बस 10,000 वॉन ही तो मांग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और जैसे वो अपना फोन देख रहा होता है तो जियो ने उसे 10,000 वॉन भेज दिए होते हैं। तो ये देखने के बाद एन कह रहा होता है ये तो काफी बढ़िया हुआ,
वो सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को स्ट्रीट में देखते हैं। साथ ही वो आगे जाते हुए कह रही होती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उन्होंने सच में ये मेरे घर भेज दिया। आखिर वो क्या चाहते हैं कि मैं उन्हें क्या सौंप दूं? खैर बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। फर्स्ट ब्रांच में पहले ही इंटर्न नहीं है, मैं फोर्थ ब्रांच की नेक्स्ट एस हीरो हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इन सभी ब्रांच के अगेंस्ट कंप्लेंट करने वाली हूँ। और इतना कहने के बाद जियो कॉल पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, हेलो मैं जियो एन हूँ, हीरोज की फोर्थ ब्रांच की इंटर्न। तो कॉल पे दूसरी तरफ से हमें ये सुनाई देता है, अगर आपको हमसे बात करनी है तो प्लीज 1 प्रेस करें। फिर जियो के 1 प्रेस करने के बाद हमें सुनाई देता है, आपने 1 प्रेस किया है और अब प्लीज अपनी डिजायर सर्विस चुनने के लिए 1 दबाएं, या इंटरव्यू के लिए 2 प्रेस करें, या फिर अदर के लिए 3 प्रेस करें। तो जियो के 1 प्रेस करने के बाद हमें सुनाई देता है, आपने 1 नंबर प्रेस किया है। फिर ये सब बकवास सुनने के बाद जियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन जमीन में पटकते हुए कह रही होती है, आखिर ये क्या बकवास है, मैं अब सीधा उससे मिलने जा रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और थोड़ी देर बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो जैसे वो नोटिफिकेशन देखता है तो उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में फेल हो गए हैं और आपको ये बताने में हमें काफी रिग्रेट हो रहा है कि आप इस जॉब रिक्रूट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये मैसेज देखने के बाद एन उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और साथ ही कह रहा होता है, यहाँ बाहर तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है, खैर अब मुझे घर जल्दी वापस चले जाना चाहिए, मेरा शो जल्दी स्टार्ट होने वाला होगा। तो इतना सोचते हुए एन जैसे आगे जा रहा होता है और तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है। तो वो पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो एन कह रहा होता है, यार मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द हो गया। इसके बाद वो पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो एन कह रहा होता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और इसी के साथ एन हान को याद करते हुए कह रहा होता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आखिर वो पर्सन कौन था, मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद एन खड़े होते हुए कह रहा होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तो वो पर्सन कह रहा होता है, तुम काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो उस पर्सन के इतना कहने के बाद एन वहाँ से चले जाता है और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि ये वही सेम पर्सन होता है जिसके बाद हान और एन की पिक्चर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और सीन शिफ्ट करके हमें एन का घर दिखाया जाता है और एन पूरा शो देखने के बाद कह रहा होता है, फाइनली ये खत्म हो गया। वैसे ये शो हमेशा काफी मजेदार रहा है। और इसी के साथ एन अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है, आखिर जियो को इतना टाइम क्यों लग रहा है, उसे इतनी देर तक बाहर रहना नहीं चाहिए। तो एन के इतना कहते ही उसे डोरबेल की आवाज आती है। तो एन डोर की तरफ जाते हुए कह रहा होता है, वो जरूर फिर से ड्रंक होगी। इसके बाद एन डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, ठीक है अपने आप को एम्बेरेंस करने से पहले अंदर आ जाओ। इसके बाद एन जैसी पूरा डोर ओपन कर लेता है तो वह देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। फिर एन वापस डोर क्लोज करते हुए कह रहा होता है, ये जरूर किसी बच्चे की शरारत होगी। और इतना कहने के बाद वो वापस अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है और जैसे अपने चिप्स खाने के लिए पैकेट के अंदर हाथ डालता है तो एन सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है, क्या ये खत्म हो गए? तो इतना कहने के बाद एन जैसे अपने फोन में नंबर डायल कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पास में आकर वही सेम पर्सन बैठ जाता है और साथ ही कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे देखा है, चलो एन कुछ मजे करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं और वो हीरोज की कंपनी के बाहर खड़ी होती है। साथ ही कह रही होती है, अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं यहाँ पर कंप्लेन फाइल करने आई हूँ, लेकिन अब जब मैं एक्चुअल में यहाँ आ गई हूँ तो मुझे सेकंड थॉट आ रहे हैं, वह किसी कंप्लेन पर मेरे जैसे किसी ट्रेनी को जॉब से नहीं निकालेंगे, है ना? पर वैसे आखिर वो विंडो टूटी क्यों है? अरे हाँ, वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ 2 काफी डरावने मास्टर रहते हैं। वैसे कभी मैंने ये मेंशन किया कि मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, इस सेंस में कि वो अभी तक बिजी हैं। खैर जो भी है, अब मैंने ये फैसला कर लिया है, मुझे बस इस फ्लैश को हैंड ओवर करना होगा और मैं अपने पार्टनर हीरोज के लिए ये करूंगी। खैर ये सबसे कम है जो मैं कर सकती हूँ और इसलिए हम यहाँ है ना? हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और प्यार से रहना होगा। तो एन इतना सब सोच ही रही होती है और तभी उसके पास से हान आगे की ओर चले जाता है। तो हान को देखने के बाद जियो छिपते हुए कह रही होती है, आखिर वो कौन है? वो अभी अभी हीरोज की बिल्डिंग से निकला है, लेकिन लाइट टर्न करने वाला एकमात्र ऑफिस वो तो फर्स्ट ब्रांच का ऑफिस है। यार आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद हम देखते हैं कि हान चलते हुए काफी आगे आ गया होता है और उसके हाथ में एक मैथ बुक भी होती है, जिसे देखते हुए हान कह रहा होता है,
मैं जानता था हीरो बनना आसान नहीं होगा और इसी के साथ हान मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन अब मैं ये फील कर सकता हूँ कि मैं इसके थोड़ा क्लोज आ गया हूँ। साथ ही हान अपनी मॉम को याद करते हुए कह रहा होता है, मैं आपको पाने के लिए आ रहा हूँ मॉम, बस थोड़ी देर और लगेगी। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। और हाँ, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।